हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास शो शक्ति की समृद्धि। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2,68,00,000 दिव्यांग लोग थे, जो उस समय की कुल आबादी का 2.21% थे। हालांकि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 4% से 8% हिस्सा दिव्यांग व्यक्तियों का ही है। चिंता की बात यह है कि दिव्यांगजनों की आबादी सालाना 22% की दर से बढ़ रही है। इस हिसाब से देश में दिव्यांगों का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। जिन परिवारों में दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी चुनौतियां हम लोगों के मुकाबले, सामान्य लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती हैं और इस चुनौती से सबसे ज्यादा रूबरू बच्चे की मां को होना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। दरअसल आज के शो में हम इसी सब पर चर्चा करेंगे कि अगर आप स्पेशल चाइल्ड की मां हैं तो सही फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकती हैं। तो आज के शो में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, एक बार आपको ये बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात होने वाली है ऑन द शो क्या है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। स्पेशल चाइल्ड की क्या है वित्तीय चुनौतियां, क्या कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं जो किसी भी स्पेशल चाइल्ड को फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा शिक्षा और इलाज का खर्च कैसे मैनेज करें, बच्चे की पढ़ाई और जो इलाज का खर्चा होता है, जो भी थेरेपीज चलती हैं उनका खर्चा आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या विकल्प हैं। देखिए, जो स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी है स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, उसके क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद माता पिता के बाद नियमित आय की गारंटी। देखिए, माता पिता की सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि जब हम नहीं होंगे तो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे का कौन ख्याल रखेगा, तो उसके लिए कहाँ से नियमित आय की गारंटी हो। भविष्य के लिए एस्टेट प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। देखिए, एस्टेट में निवेश करना ताकि आपके बच्चे का फ्यूचर सेफ रहे, कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करें आज की, लेकिन उससे पहले आज की केस स्टडी में हम ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जहां दिव्यांग बच्चा है और माता पिता की सबसे बड़ी चिंता उसकी पढ़ाई और फ्यूचर की सेफ्टी है। दिल्ली के रहने वाले विनोद शर्मा का 10 साल का बेटा दिव्यांग है। पिता नौकरी करते हैं और मां गृहिणी है। परिवार की सबसे बड़ी चिंता है बेटे की पढ़ाई और इलाज का खर्च। अभी तक उन्होंने कोई लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है। उन्हें समझ नहीं आता कि माता पिता के बाद बेटे की देखभाल और नियमित आय कैसे सुनिश्चित होगी। शर्मा परिवार जैसी स्थिति देश के लाखों घरों में है। सवाल यही है कि किस तरह की प्लानिंग और इंश्योरेंस से दिव्यांग बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। तो देखा आपने शर्मा परिवार की कहानी। इस तरीके के और भी परिवार हमारे देश में हैं जो इस तरीके की परेशानियों से जूझते हैं, लेकिन समाधान हर चीज़ का होता है और आज यही समाधान हम खोजेंगे शक्ति की समृद्धि के आज के एपिसोड में। आज हमारे साथ जानी मानी पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और ऑथर अल्पा शाह जुड़ रही हैं, जो लंबे समय से परिवारों को फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में मार्गदर्शन देती रही हैं। इनके अनुभव से आज हमें दिव्यांग बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य की रणनीति समझने में मदद मिलेगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्कार दिव्या जी। मुझे ये शो में शक्ति की समृद्धि में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, हम चाहते हैं कि जो भी परिवार है इस तरीके के जहाँ पर दिव्यांग बच्चे हैं, उन्हें आपका एक अच्छा मार्गदर्शन मिले ताकि वो निवेश के लिहाज से ले लीजिए या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिहाज से ले लीजिए, अपने बच्चे के लिए एक सेफ फ्यूचर जो है बना पाएँ। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि दिव्यांग बच्चों यानी स्पेशल चाइल्ड के परिवारों के सामने सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती क्या होती है? दिव्या जी, जब हम बहुत बार सुनते हैं कि अगर घर में 2-3 बच्चे हैं तो जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है उन्हीं में हमारा ध्यान ज्यादा होता है। तो आप सोचिए, दिव्यांग बच्चों को तो और ज्यादा ध्यान की जरूरत है और इतनी महंगाई बढ़ गई है, आप सोच भी नहीं सकते हैं जिस तरह से खर्चे जो उनको संभालने के लिए आज की तारीख में लगते हैं। वो मैं समझाऊंगी डिटेल में, लेकिन जो 3 चीजें बहुत जरूरी है ये बच्चों के लिए, वो है उनका एजुकेशन यानी कि उनकी साक्षरता,
दूसरा, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल केयर की जो जरूरत है वो। और तीसरा जो है, उनको स्किलफुली आगे जाके अपने पैर पे अगर कुछ खड़ा रखना है तो उसके लिए जो ट्रेनिंग वगैरह लगती है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। थेरेपी भी बहुत एक बड़ी चुनौती है। काफी सारे ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो 80-90% तक कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो उनके लिए थेरेपी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और बहुत कॉस्टली भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स जो है, अगर वो वर्किंग पेरेंट्स हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वर्किंग पेरेंट्स को एक गिल्ट भी बहुत खाया जाता है कि शायद वो अपना टाइम कम दे पाते हैं उनको, और किसी और की मदद से अपने ये विकलांग बच्चों की ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो ये सारी चीजें भी उनको नहीं मिल सकती है। तीसरी जो एक बहुत बड़ी चैलेंज है वो है कि ज्यादातर ऐसे घरों में जो केयर गिवर होती है ना, वो माँ होती है या बड़ी बहन होती है, या जो भी घर की महिला होती है, चाहे वो दादी नानी, बहुत बार तो सीनियर सिटीजन्स भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए ये ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि केयर गिवर्स का भी तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जी। अगर वही कोलैप्स हो जाएगी तो फिर ये बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो बिल्कुल। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उनको भी अपने स्वास्थ्य का और अपना ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। जो एक और बहुत बात उभर के आई है वो है कि इन्फ्लेशन की वजह से जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो उसके बाद ये बच्चों का ध्यान कौन रखे। तब ये मानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हमारा जो एक्सटेंडेड फैमिली होता है, भाई बहन चाचा मामा मासा, ये जो लोग हैं वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अपने डॉक्टर्स, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपने लॉयर्स या फाइनेंशियल प्लानर भी बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छी तरह से माँ बाप के जाने के बाद ये विकलांग बच्चों की देखभाल बहुत प्रोफेशनली कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़े मुद्दे भी हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज आपने ये इतना सीरियस टॉपिक को लेके आपका शो बनाया है, और हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे घर में कोई विकलांग नहीं है। पर मैंने मेरे जो घर, जो एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे 2-3 जो घरों में मैंने देखा हुआ है, मैं उनके पेरेंट्स की जो दुविधा है वो मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। कि पैसा एक चीज है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बहुत खाई जाती है। बिल्कुल। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं जो आपके बच्चे के लिए आ सकते हैं, उसे वो अच्छे से फेस करें, इसके लिए आपको जो है बच्चे की एजुकेशन पर ध्यान देना है। इसके अलावा जो है स्पेशल केयर उनकी करनी है, साथ ही उन्हें किसी स्किल में जो है आगे डेवलप करने की कोशिश करनी है, थेरेपीज़ वगैरह पर बेहतर तरीके से लेके जाना है। मैम, इसके अलावा स्पेशल चाइल्ड के इलाज और पढ़ाई के लिए नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा खर्च आता है। इस खर्च को मैनेज करने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? क्या है सबसे अच्छा तरीका? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे देश में 18 साल की उम्र तक राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल के तहत कोई भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है। तो 18 साल तक ज्यादा तकलीफ नहीं है, चाहे उनके माता पिता ज्यादा पैसा नहीं भी है उनके पास तो भी वो बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन 18 साल के बाद न कोई स्कूल, न कोई कॉलेज, न कोई ऐसी गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में मैं बहुत रिसर्च कर रही थी, आप यूके देखिए, यूएस देखिए, तो वहां पे क्या है ना, स्पेशल गार्डियन केयर करके होता है कि भाई अगर आपके माँ बाप नहीं भी रहते हैं तो भी बच्चों को एक बेसिक जो केयर होती है, चाहे वो एजुकेशन है, थेरेपी है, मेडिसिन है, या इवन रहने खाने पीने की व्यवस्था या सुविधा है, वो उनको मिलती है। लेकिन हमारे देश में ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि तकरीबन 40% बच्चे जो हमारे देश में हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से आते हैं, बहुत ही गरीब परिवारों से आते हैं। तो और ज्यादा कठिन है उनके लिए एजुकेशन या और सारी सुविधाएं प्राप्त करने का, जो उनको मौका है वो बहुत कम मिलता है। तो सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है, एक, जब
पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारे बच्चे को ज्यादा केयर और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो निवेश करना तो बनता है। और गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स, चाहे जो भी उपलब्ध है, उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा वो स्कीम्स की आप उस स्कीम्स में आपका फायदा हो। तो ये दो चीज मैं सारे पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी। उनको एक तो निवेश करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि वो लंबे समय तक वो पैसों की मदद से अपने बच्चों की जो भी ये दिव्यांग बच्चे हैं उनकी बराबर ध्यान रख पाए। और दूसरा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूंगी यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है एसआईपी। आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तो जरूर करना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी हो जाता है, और जितना हो सके अगर हम लंबे समय तक एसआईपी करेंगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज और रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है, ताकि आप बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर पाओगे। और जब आप रिटायर हो जाओगे और जब आपका दिव्यांग बच्चा भी 30-40 साल की उम्र तक पहुंच जाता है, लेकिन वो तो और 30-40 साल जिंदा रहने वाला है, तो उनको ये पैसों की मदद से बहुत सारी चीजें आप दे पाते हो ऑन ऑटो पायलट मोड। यानी कि आपने क्या किया कि अभी बहुत मेहनत करके आगे जाके अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, जिसको बहुत सारा पैसा लगेगा, और जब आप ये दुनिया शायद छोड़ के चले जाओगे, तो आपका बच्चा किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उसके लिए आपको ये एसआईपी जरूर शुरू करनी चाहिए। अगर आप 5,000 रुपए की हर महीने एसआईपी शुरू करोगे, म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे, चाहे वो फ्लेक्सी कैप फंड में हो या लार्ज कैप फंड में हो या हाइब्रिड फंड में हो या मल्टी एसेट फंड में हो, अगर 10 से 12% सीएजीआर रिटर्न्स भी अगर आपको मिलता है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको, तो शायद आप अगर 10% टॉपअप भी करोगे, यानी कि हर साल आप 10% आपका निवेश बढ़ाओगे, तो 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलने के चांसेस है। तो ये एक सबसे बड़ा मैं एडवाइस दूंगी सारे पेरेंट्स को जो मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आपका बच्चा दिव्यांग है और अगर आपको उनके फ्यूचर के लिए पैसों का कुछ प्लानिंग करना है, तो एसआईपी बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगी वो है गवर्नमेंट की स्कीम। हालांकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए है, पर दिव्यांग बच्चों के लिए एक जो स्कीम है वो है निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस करके है, जिसमें आपको 1 लाख तक गवर्नमेंट पैसा रीइंबर्समेंट दे सकता है। अगर आपने खर्चा किया है तो आपको वो रीइंबर्समेंट मिल सकता है। वैसे ही आपको गवर्नमेंट नहीं पे करेगी, ओनली इफ यू हैव स्पेंट दैट मनी फॉर एनी मेडिकल ट्रीटमेंट या फॉर एनी थेरेपी या फिर कोई और चीज के लिए, तभी जाके आपको 1 लाख तक वो मिल सकता है। जिसके लिए आपको नेशनल ट्रस्ट करके एक वेबसाइट है जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, और पर्सन विथ डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं ना, PWD, उनके लिए ये स्कीम जो है वो एलिजिबल है। हालांकि इसमें इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल है वो नहीं आते हैं, सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी जो है या और बहुत ही बीमार है, जो बहुत हाई लेवल पे 80% तक जो नहीं चल सकते हैं या बहुत ही डिपेंडेबल है, उनके लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज तो जरूर आपको करनी ही चाहिए। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, पर अगर दिव्यांग बच्चों के लिए बोला जाए तो ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है कि काफी बार जब हम मेडिक्लेम लेते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो फैसिलिटीज बहुत सारी मिलती है, जिसमें है कि 100% आपको पेमेंट किया जाता है, कोई भी काट कूट के नहीं दिया जाता है। जब आप विकलांग बच्चे या विकलांग पेशेंट के लिए वो आप उसको क्लेम कर रहे हो तब, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और कैशलेस बहुत सारे मेडिक्लेम में अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको पेमेंट पहले करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑलरेडी कैशलेस सेटलमेंट हो जाता है, 100% तक आपको इसका पैसा भी मिल जाता है। तो ये क्रिटिकल इलनेस या हेल्थ इंश्योरेंस जो भी अवेलेबल है
वो आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा इसकी आपको इसके फायदे जो है वो समझ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक हो गया तरीका एसआईपी, या आप निवेश कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों को फ्यूचर में फ़ायदा होता रहे। इसके अलावा सरकार की जो भी स्कीम आती है उनके लिए अवेयरनेस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्कीम मैम ने बताई जिसका नाम निर्मला हेल्थ इंश्योरेंस है, देखिए उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं अगर आपका बच्चा जो है दिव्यांग है। इसके अलावा जो मैम ने बताया कि तमाम तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाता है, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अच्छा मैम, एक आपने जैसे बोला एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। मैम, अगर किसी पेरेंट ने एसआईपी में निवेश जारी किया, काफ़ी समय तक निवेश चल रहा है, अच्छा कॉपस भी इकट्ठा हो गया, मैम अब माता पिता के अगर गुजर गए हैं, वो उनके गुजरने के बाद रेगुलर इनकम बच्चे को मिलती रहे, इसका कैसे तरीका हो सकता है उसी में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और काफी पेरेंट्स को यही चिंता सताई जाती है कि जब हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो मैं इसका दो तरीके से जवाब दूंगी। एक एकदम प्रैक्टिकल जवाब दूंगी, भाई आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, और दूसरा आपको थोड़ा सा समझ बूझ से कैसे आगे बढ़ना है। तो एक बात याद रखिए कि सबसे बड़ा मेंटल सपोर्ट जो होता है ना हमारे दिव्यांग बच्चों को, जब हम गुजर जाते हैं, हमारे बाद उनका ध्यान रखने वाले कौन है, उसका एक आपको एक बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझ के आपको वो एक बैकअप क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे वो आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, या चाहे आपके सिबलिंग्स हो। काफी बार दिव्यांग बच्चों के भाई बहन होते हैं, तो वो भाई बहन को भी आप मेंटली प्रिपेयर कर सकते हो, वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, उनको समझा सकते हो कि हमारे जाने के बाद आप कैसे जवाबदारी से अपने ये भाई बहन जो दिव्यांग है उनकी आप सेवा कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो एक सिस्टम आपको बहुत स्ट्रांग क्रिएट करना है। दूसरा, काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंशियल प्लानर्स, आपके जो लॉयर्स है, जो विल ड्राफ्ट करके दे सकते हैं आपको, या ट्रस्ट फॉर्म करके दे सकते हैं। एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि मैं लॉयर नहीं हूं, मैं लीगल एडवाइस ज्यादा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, वो आपको जरूर एक प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म करना चाहिए, कोई अच्छे सलाहकार के साथ, लॉयर के साथ, या एस्टेट प्लानिंग या सक्सेशन प्लानिंग का सब्जेक्ट जो समझते हैं उनके साथ बैठ के आपको एक प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि उसमें जो भी आप निवेश करोगे वो आपके जाने के बाद उसके रिटर्न्स से आपके बच्चे को वो कंटिन्यूअसली फाइनेंशियली ट्रस्ट के माध्यम से हेल्प होती रहेगी। तो एक हो गया, आपने एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया। फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, लॉयर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, सिबलिंग्स, जो भी आपको सही लगते हैं उनको आपने प्रिपेयर कर दिया। दूसरा जो है वो आपने एक प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई प्राइवेट ट्रस्ट तो बना दिया, लेकिन उसमें हम गार्डियन किसको बनाएंगे, तो वो गार्डियन भी आपको अभी से सोच के रखना है कि अगर आप नहीं रहे तो आपके जाने के बाद सबसे समझदार इंसान कौन है जो आपके दिव्यांग बच्चों का ख्याल रख सकता है। फाइनेंशियली तो आप कुछ करके जाओगे, लेकिन वो ट्रस्ट को चलाना, वो सारी चीजें करने के लिए भी एक ऐसा गार्डियन चाहिए जो बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर पाए। और एक बहुत बढ़िया चीज जो है वो है बंधन SWP, यानी कि आप SIP कर रहे हो और जो SWP ऑप्शन होता है यानी कि विड्रॉल प्लान जो होता है वो आपके या तो गार्डियन के अकाउंट में जा सकता है या आपके दिव्यांग बच्चे के अकाउंट में जा सकता है, जिसमें आप नॉमिनी जो है वो आप अपने गार्डियन को बना सकते हो या किसी और को जिसके पर आपको पूरा भरोसा है। ताकि ये एक सिस्टम आपने क्रिएट कर दी कि हर महीने बंधन SWP से जितना पैसा आपके दिव्यांग बच्चे को लगेगा, उनकी थेरेपी के लिए, मेडिकल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उनके रहने खाने पीने के लिए, जो भी कॉस्ट है उनके केयर टेकर्स के लिए, वो एक एक्स अमाउंट जो है वो आपने बंधन SWP के तौर से उनके अकाउंट में हर महीने जा सकता है, वैसा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक गार्डियन बनाना जरूरी है, विल ड्राफ्ट करना जरूरी है, प्राइवेट ट्रस्ट बनाना जरूरी है, और इतना पैसा भी रख के जाना है ताकि देखिए आपका बच्चा भी तो 25, 30, 40 साल तक भी जिंदा रह सकता है जी। का। ये बहुत बड़ा एक कठिन
सिनारियो है कि वो बहुत लंबा जी सकता है ना, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको कितना पैसा लगेगा वो गणित भी आपको आना चाहिए, और फिर हर महीने उनको कैसे वो पैसा मिलेगा ताकि उसका कभी भी कोई भी चीज अटक ना जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलूंगी मैं, कि अगर आप ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के गार्डियन या उनके जो ट्रस्टीज हैं उनको आप उनमें इंट्रोड्यूस करिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो वो ट्रस्ट में लीगल में बहुत तकलीफ हो सकती है। इससे अच्छा है कि ट्रस्ट ना फॉर्म करें, आप इंडिविजुअल को भी वो सारी चीजें दे के जा सकते हैं अगर आपको पूरा भरोसा है तो। और आप ट्रस्ट में आपका फ्लैट, रियल एस्टेट, कोई भी चीज, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, शेयर्स, कोई भी चीज में आप निवेश करके आप वहां पे इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है मैम, तो मोटा मोटी सलाह यही है कि आप एक ट्रस्ट जो है बना सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल तौर पर गार्जियन को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की दे सकते हैं। साथ ही आप जो है विल भी अपनी ज़रूर ड्राफ्ट कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे को आगे जाके कोई परेशानी नहीं आए। चलिए, अमर उजाला द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में महिलाओं के सवाल आ रहे हैं, उनमें से कुछ सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आप कैसे अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शक्ति की समृद्धि के लिए क्या तरीका है कि आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर है शक्ति लिखकर अपना सवाल व्हाट्सएप करिए 9354027995। ये नंबर है दी बोनस का। शक्ति लिखकर आप अपना सवाल लिखेंगे तो हमें आपका सवाल मिल जाएगा और किस शो के लिए है ये भी हमें पता चल जाएगा। चलिए, सबसे पहले कॉलर है, उनका सवाल लेते हैं। रेखा वर्मा नाम है, आगरा से हैं। पूछ रही हैं, अगर परिवार की आय कम हो तो दिव्यांग बच्चे के लिए प्लानिंग कैसे करें। मैम, मुझे लगता है एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मतलब जहाँ पर दिव्यांग बच्चे होते हैं वहाँ पर बच्चे का खर्चा भी है ऑलरेडी। अगर इनकम कम है फिर कैसे प्लानिंग करी जा सकती है बेहतर तरीके से। एसआईपी का अमाउंट कितना रखा जा सकता है, कहाँ पर कितना कैसे निवेश हो सकता है। जी, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। और हमें लगता है कि चाहे कितना भी पैसा हम इकट्ठा करें वो कम ही है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि चाहे एसआईपी की अमाउंट 500 रुपया या 1000 रुपया भी क्यों ना हो, पर आपको शुरू जरूर करना है। और इनको आप 10% से टॉप अप करना बिल्कुल भूलना नहीं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा ना कि 8, 10, 15 साल के बाद आपको बहुत बड़ा दिखेगा ये पैसा। चाहे आप कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना करें, पर शुरू करिए। ये मेरा पहला सजेशन रहेगा। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे एनजीओज है, संस्थाएं हैं, यूनिसेफ जैसी भी एक बड़ी संस्था है जो एजुकेशन में बहुत मदद करती है। बहुत सारे एनजीओज है, चाहे वो गवर्नमेंट के ग्रांटेड ना भी हो, फिर भी प्राइवेट एनजीओज है, जैसे कि एक समर्थ ट्रस्ट करके है। मैं खुद पर्सनली आधार करके एक बहुत अच्छा ट्रस्ट है जो बहुत काम करते हैं इस क्षेत्र में। तो आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपर्ट के साथ, एक जो आपको बता पाए कि कहाँ से आपको ग्रांट मिल सकती है। प्राइवेट डोनर्स होते हैं, पब्लिक डोनर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा गवर्नमेंट की स्कीम से ही पैसा मिले। बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जो आपको इसमें मदद कर सकती है। तो आपको एक सोशल इम्पैक्ट सेक्टर के एक्सपर्ट के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये आपको अपना रिसर्च शुरू कर देना चाहिए। देखो, पैसे कम है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम सही लोगों के साथ जुड़ के उनकी एडवाइस लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो बहुत तकलीफ देगी, है ना। तो ये दूसरी मुझे आपको एडवाइस देनी जरूरी लगी है। और तीसरी जो बहुत अच्छी स्कीम हमारी गवर्नमेंट की है वो है आयुष्मान भारत, जिसमें आप 5 लाख तक आपके पूरे फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सबके लिए है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है वो है 5 लाख। तो आप अपने 5 लाख तक सिर्फ दिव्यांग बच्चे के लिए ये स्कीम में भी आप सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हो। आपको सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर करना है और एक कार्ड आपको मिलेगा, वो कार्ड लेना है। और इसमें आपकी सारी जितनी भी मेडिकल की चीजें, एजुकेशन इसमें कवर नहीं होता है, लेकिन जितनी भी मेडिकल की आपको तकलीफें हो सकती है वो सालाना 5 लाख तक आपको आयुष्मान भारत से मिल सकती है। तो मेरा ये 3 सजेशन आपको जरूर रहेगा कि चाहे कितना भी कम पैसा क्यों ना हो, आप लोगों के साथ जुड़कर
आप उनसे मदद मांग सकते हो, और सही दिशा में अगर आप उनकी एडवाइस लोगे तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, पूरी कायनात जो है वो आपको जरूर जुड़ जाएगा मदद करने के लिए। और एसआईपी चाहे आप 500 रुपए का भी क्यों ना हो महीने का, लेकिन प्लीज शुरू करिएगा, ये आगे जाके आपको बहुत मदद रूप होगा। और तीसरा, जितने भी एनजीओज हैं, सोशल इम्पैक्ट के जो वर्कर्स हैं, उनसे आप जुड़े रहिए। और मुझे सही मायने में पता नहीं है, लेकिन कितनी मदद आपको कहाँ से मिलेगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन काफी लोगों को बहुत मदद मिलती है। इसके लिए मैंने सोचा कि आपसे ये बताऊं, और आयुष्मान भारत का भरपूर फायदा उठाया जाए। ठीक है मैम। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नीता गुप्ता दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है, पूछ रहे हैं माता पिता के बाद विशेष बच्चे की पढ़ाई का खर्च कौन संभालेगा, ये कैसे सुनिश्चित करें। मैम, किस तरीके से गार्जियन बना सकते हैं, फिर जैसे आप बता रही थी ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। जी देखिए, 18 साल के बाद तो यहाँ पे पढ़ाई के लिए कोई लीगली जवाबदारी हमारे देश में नहीं लेगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के लिए या उनकी केयर टेकिंग के लिए, उनके रहने खाने पीने के लिए, या कोई भी और चीज के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके उतना हम उनके लिए निवेश करेंगे तो आगे जाके उन्हीं निवेश में से जो रिटर्न्स मिलेगा वही आपको इनकी पढ़ाई के लिए फायदेमंद होगा। सबसे बेहतरीन तरीका यही रहेगा कि आप उनके लिए एक ट्रस्ट बना सकते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट, या फिर आप उनके लिए अभी से निवेश कर सकते हैं, जिसमें कोशिश करिए कि आपको रिटर्न्स जो है वो 10 से 12% लॉन्ग टर्म में मिले, ताकि आप इन्फ्लेशन की वजह से पैसा कम ना हो जाए आपका। और जब तक आपका बच्चा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जब तक जिंदा है तब तक उसको वो पैसे की मदद से वो आगे बढ़ पाए। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी कि आपको उनको स्किलफुली थोड़ा सा सशक्त बनाना है। तो बहुत सारे विकलांग बच्चों के लिए काफी सारे एनजीओज जो है वो उनको स्किलफुली काफी सारी चीजें सिखाती है, जिसकी मदद से वो खुद अपना पैसा भी कमा सकते हैं। और उन्हीं के प्रोडक्ट्स, मैंने तो मेरे लाइफ में पर्सनली ये डिसाइड किया है कि जो भी चीज मैं खरीदूंगी वो शायद जितना हो सके वहां तक, या तो मैं विकलांग बच्चे लोग जो बनाते हैं उनकी चीज खरीदती हूँ, या तो जो महिला सशक्तिकरण है, जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स है, वहां से मैं सोर्स करके उनको मैं गिफ्ट करती हूँ। तो प्लीज आप जितना हो सके अपने बच्चों को पढ़ाई तो करवाइए ही करवाइए, पर स्किलफुली भी अगर उनमें कोई भी चीज उभर के अगर आपको लगती है कि वो कर पाते हैं तो उसमें उनको मास्टरी दिलवाइए, ताकि वो अपना खुद का कुछ बना सके और उन्हीं को फिर बेच के सशक्त भी हो सके, ठीक है, आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी स्किल पर आपको ध्यान देना है। किस तरफ आपके बच्चे का झुकाव थोड़ा ज़्यादा है, क्या कुछ खास चीज़ है जिसमें वो थोड़ा सा आपको लग रहा है उसकी स्किल ज़्यादा है, तो उसे और पुश करिए थोड़ा सा, और एक बेहतर तरीके से मास्टरी उसमें दिलवाइए। चलिए मैम, आपके साथ चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी सहयोगी अंजलि के पास, जो हमें बताएंगी कि स्पेशल चाइल्ड के लिए हर महीने की छोटी बचत कैसे बड़ा फंड तैयार कर सकती है। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी अगर आपको करनी है, कैसे आप कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके पास बहुत बड़ी रकम नहीं होती है एकदम से इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप छोटी छोटी तरीके से, छोटी छोटी बचत से ही इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आप फ्यूचर में बड़ा जो फंड है वो आप तैयार कर सकते हैं। और ऐसी फैमिलीज जिनके पास स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनके घर में स्पेशल चाइल्ड हैं, वो कैसे उनका केयर टेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं तो कैसे आप इसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 5,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं और आपका जो टारगेट है वो 20 साल का आप रखते हैं, तो किस तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, कितना आप फंड जो है वो तैयार कर सकते हैं। देखिए, कुल निवेश आपको करना है 34.36 लाख का अगर आप निवेश करते हैं, और ये 20 साल में आप रिटर्न तैयार करते हैं, यानी कि जो एम है वो आप 20 साल का रखते हैं 5,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं। इसके अलावा 12% का अगर आप इसमें अनुमानित रिटर्न है जो देखते हैं आप 58.79
लाख का जो आपको 12% पर रिटर्न आपको मिलेगा। ये हम 20 साल का जो एम है वो हमने रखा है। इसके अलावा कुल निवेश वैल्यू आपकी बनती है 98.15 लाख की। तो ये 5,000 का आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये पूरा जो वैल्यू है वो आपको 98.15 लाख का बनता है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है इसमें कि आप हर साल 10% जो है वो इसमें बढ़ाते जाएं, यानी कि 5,000 का अगर आप SIP कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ईयरली आपको 10% इसको बढ़ाते जाना है। इसके अलावा अगर हम देखें अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही आपको टारगेट रखना है 20 साल का, तो इसमें आप देखिए हर साल आपको 10% का इसमें बढ़ाना है, 10% आप इसमें बढ़ाते जाइए। 10 साल इसमें 10,000 की SIP आप करिए, कुल निवेश जो आपका होगा 68.73 लाख का होगा। वहीं 12% का इसमें अनुमानित जो रिटर्न है वो अगर हम देखें तो इसमें 1.17 करोड़ आपका बनेगा, और इसी को अगर पूरा इंक्लूड करके देखते हैं तो 20 साल में देखिए 1.86 करोड़ आपका कुल निवेश वैल्यू जो है वो हो जाएगा। और ये छोटी छोटी बचत से ही आप जो SIP है वो शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और जितना जल्दी आप इसे शुरू करेंगे आप अपने स्पेशल चाइल्ड बच्चे के लिए उसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से 5 से 10,000 की SIP भी आपके लिए 20 साल में एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकती है। 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ 86 लाख तक का कॉर्पस आपके लिए तैयार कर सकती है। इसके अलावा देखिए आगे मैम के पास चलते हैं। मैम, दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का कितना और किस तरीके का सहारा लिया जा सकता है? जैसे कि आपने पहले बताया कि निर्मला हेल्थ इंश्योरेंस एक जरिया है, नेशनल ट्रस्ट पर जाकर आप उसके बारे में देख सकते हैं, आयुष्मान एक जरिया है। मैम, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो भी एक्टिव हैं? तो देखिए, ये सारी चीजें जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट में आती है। तो आज की तारीख में तो ऐसा कोई स्कीम है नहीं, जो एक स्कीम है वो मैंने आपको बता दिया जो है निर्भया। लेकिन इसीलिए हमें ऑल द मोर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम हमारे दम पे हम कुछ खुद करें ताकि आगे जाके हमें तकलीफ ना हो। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम चाहे हो ना हो, लेकिन आयुष्मान भारत इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट स्कीम। चाहे उसको दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन हम उसको पूरा यूज कर सकते हैं, राइट। फिर पोस्ट ऑफिस की भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगाना है, या जरूरी नहीं कि आपको शेयर बाजार में लगाना है, या जो स्कीम अगर आपको नहीं ठीक लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज आप पोस्ट ऑफिस में भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम है, या आप उसमें सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम में भी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप उसमें लगा दीजिए। हर 3 महीने में आपको जैसे पेंशन मिलता है वैसे आपको इसमें भी मिल जाएगा, और वो पैसा आप अपने दिव्यांग बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि दिव्यांग बच्चे के लिए अगर नाम ना भी दिया गया हो तो भी काफी सारी ऐसी ऑप्शंस है हमारे पास, जो हम मेंटली प्रिपेयर होके उनको हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए साइड में रख के उसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और मैं यहाँ पे कोई भी पर्सनल स्कीम प्रमोशन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम है जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है। वो गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, लेकिन मैं वो बताना चाहूंगी कि उनका नाम है जीवन आधार, और जीवन विश्वास करके भी है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि काफी बार प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ऐसे जिसमें आपको इमोशनली इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कि भाई ये आपके दिव्यांग बच्चों के लिए है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट के फीचर्स देखोगे तो वो सेम ही होते हैं, चाहे आप कोई और भी खरीद सकते हो। तो मेंटली आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट की स्कीम तो एक ही है, दूसरी आयुष्मान भारत है, लेकिन बाकी जितनी भी स्कीम्स है अगर मुझे ठीक लग रही है और आगे जाके मैं उसका फायदा उठा सकती हूँ या उठा सकता हूँ, तो फिर मुझे वो मेरे बच्चे के लिए साइड में रख के उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ठीक है मैम, इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बात करें, जैसा कि अभी अंजलि भी समझा रही थी, 5 से 10,000 रुपए की सिप जो है किस तरीके से अच्छा कॉर्पस जुटा सकती है। आपने भी बोला कि चाहे शुरुआत 500 रुपये से क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। मैम, किस तरीके से कोई भी पेरेंट जो है म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी बना सकता है, पोर्टफोलियो तैयार कर सकता है, अगर फ्यूचर में अपने बच्चे के लिए एक अच्छा कॉर्पस वो जुटाना चाहते हैं, किस कैटेगरी में निवेश अच्छा रहेगा उनके लिए?
देखिए, मैं तो पर्सनली म्यूचुअल फंड की इतनी बड़ी फैन हूं कि मुझे जब भी कोई पूछता है तो मैं हर किसी के लिए म्यूचुअल फंड सजेस्ट करती हूँ। तो दिव्यांग बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए तो मैं बहुत ही दिल से ये एडवाइस देना चाहूंगी। और जैसे कि हमने ऑलरेडी समझ लिया कि 5,000 की एसआईपी और 10,000 की एसआईपी में अगर सिर्फ 10% टॉपअप आप करेंगे तो 2 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी चीज है ये। लेकिन अगर 4-5 चीजें समझ के आपको करनी है तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको इसमें रिस्क क्या है ना वो समझना है। एक अच्छे सलाहकार के साथ बैठ के, क्योंकि आप एक केयर गिवर हो और आपकी जवाबदारी बहुत बड़ी है। आपके बच्चे को आपके हर डिसीजन का जो है उनका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है उनकी लाइफ पे। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको 4-5 चीजें समझ के करना है, ना कि रिटर्न्स देखना है, ना कि पैसे देखने हैं। लेकिन आपको जो 2-3 चीजें समझनी है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले, वो ये है कि आपको रिस्क समझना है। कितना रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, ये समझ लीजिए। कितने लंबे समय के लिए आपको निवेश करना है ताकि आपको इतना पैसा मिले। आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच बहुत अच्छी तरह से समझ के इन्फ्लेशन को बीट करने की चाह रख के एक अमाउंट जो है वो आपको विजुअलाइज करनी है। जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, अगर हम सोचेंगे तो वो हम चीज को जरूर पाएंगे। वैसे आपको एक अमाउंट जो है वो एक समझना है कि मेरा दिव्यांग बच्चा आज 5 साल का है। अगर वो जब 25 साल का होगा तो मुझे उनके लिए 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, ताकि जब मैं ये दुनिया छोड़ के चली जाऊं तो मेरे बच्चे को जब तक वो जिंदा है ये 5 करोड़ से हर महीने इतना पैसा आ जाएगा और वो किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो ये सारी चीजों को आप मैनिफेस्ट करिए, समझिए। क्योंकि आप म्यूचुअल फंड नहीं खरीद रहे हो, आप अपने दिव्यांग बच्चे को एक स्वावलंबन दे रहे हो, एक डिग्निटी दे रहे हो। और ये बहुत बड़ी चीज है। और तीसरी जो चीज मैं जो यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। आपको शिद्दत से बस फोकस्ड वे से करना है, बीच में बिल्कुल इसको स्टॉप नहीं करना है, ताकि आप अपना जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको हासिल कर पाओ। और मेरे हिसाब से आपको या तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, या तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, या फिर मल्टी एसेट फंड को चुनना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा रिटर्न्स नहीं देगी आपको, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न्स देगी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और आपका पैसा भी सेफ रहेगा लंबे समय में, और आपको मैक्सिमम नहीं ऑप्टिमम रिटर्न्स मिलेगी। और आपका दिव्यांग बच्चा है, आपसे समझदार पेरेंट इस दुनिया में नहीं हो सकता है। तो मुझे ये पक्का पता है कि आप बिल्कुल ग्रीडी नहीं हो, आपको पैसे नहीं, आपको अपना लक्ष्य जो है वो हासिल करना है। तो ये 3 जो मैंने आपको स्कीम्स बताई है, अगर उसमें आप लंबे समय के लिए एसआईपी के माध्यम से निवेश करते रहेंगे तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है मैम, तो अगर म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाह रहे हैं अपने दिव्यांग बच्चे के लिहाज से, तो 3 कैटेगरी जो मैम ने बताई हैं, हाइब्रिड फंड्स, लार्ज कैप और मल्टी एसेट, ये आपके लिए अच्छी स्कीम्स हो सकती हैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके अलावा मैम एक हमारी व्यूअर हैं श्वेता जोशी देहरादून से, इन्होंने हमें सवाल भेजा, इनका सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं क्या खास बच्चों के लिए गोल्ड या रियल एस्टेट में निवेश बेहतर रहेगा? मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि मल्टी एसेट को चुनिए, एसेट एलोकेशन को फॉलो करिए, रिस्क एपेटाइट समझिए, लॉन्ग टर्म रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए। कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक डिसीजन ना ले तो बेटर है, क्योंकि गोल्ड भी बड़ा इमोशनल है और रियल एस्टेट भी हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। इससे बेहतर यही होगा कि आप अच्छी तरह से 4-5 अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करें। हालांकि मैं आपके ऊपर जरूर छोड़ूंगी, ये मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि ये दोनों एसेट क्लास अच्छे नहीं है, लेकिन सारा पैसा सिर्फ 2 एसेट क्लास में डालने के बजाय अगर हम मल्टी एसेट फंड या 3-4 एसेट क्लासेस में डालेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे एक एडवाइस जरूर दूंगी कि इक्विटी जो है ना वो हार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है, और इसमें आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि लंबे समय में शेयर बाजार में, इक्विटी में
जो आपका पैसा बनेगा वो शायद ही कोई एसेट क्लास में बने। वो भी अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एसआईपी के मेथड से आप करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सिर्फ सोना मत खरीदिए, लेकिन सोने पे सुहागे के लिए आपको जरूर म्यूचुअल फंड, डेट, इक्विटी, थोड़ा सा सिल्वर, थोड़ा सा रियल एस्टेट, और मेरे हिसाब से 4-5 एसेट क्लास में आपको पैसा निवेश करना चाहिए। और रियल एस्टेट का एक और ड्रॉबैक है, अगर आपने फिजिकल रियल एस्टेट ले ली तो फिजिकल गोल्ड ले लिया, ये दोनों ही एसेट क्लास जो है ना बड़ा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप डिजिटल ले रहे हैं, सॉफ्ट गोल्ड ले रहे हैं, ईटीएफ या ऐसे निवेश कर रहे हैं एसआईपी के माध्यम से, तो मैं फिर भी ठीक हूं, मैं फिर भी चला लूंगी। लेकिन अगर आप फिजिकल एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप ज्वेलरी खरीद ले रहे हैं, गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं, तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आप ऑटो पायलट मोड पे नहीं हो, आप में इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाएगी, आप बेच नहीं पाओगे वो गोल्ड को कोई भी गोल अचीव करने के लिए, और उसको संभालना पड़ेगा, चोरी हो सकता है, प्योरिटी भी एक बड़ा इश्यू हो जाता है। तो प्लीज गोल्ड फिजिकल तो बिल्कुल ही ना है। और अगर रियल एस्टेट में भी आप डाल रहे हो तो बड़ा घर, बड़ी दुकान, बड़ी ऑफिस, ये सब से दूर रहिएगा, क्योंकि जब बेचने की बारी आती है, जब लिक्विडिटी की बारी आती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो प्लीज ये दोनों ही एसेट क्लास, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इमोशनली अटैच्ड होने वाले एसेट क्लासेस है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही मैं नहीं एडवाइस करूंगी। हाँ, ये दोनों एसेट क्लास में आप 20 to 30% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सारा ही पैसा अगर ये दो एसेट क्लास में आप लगा देंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो जाएगा। थोड़ा रिस्की हो जाएगा। चलिए ठीक है मैम। मैम इसके अलावा खास बच्चों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें जो एक इमोशनल पहलू आ जाता है, मतलब ऑब्वियसली जो पेरेंट्स होते हैं थोड़ा ओवर अटैच्ड है, ओवर कंसर्न्ड है मैम, उस इमोशनल पहलुओं का कई जगह कई लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, बाहरी जो लोग होते हैं मैम, तो उस इमोशनल पहलू को कैसे संतुलन करना चाहिए पेरेंट्स को? ये सबसे पहले तो पेरेंट्स को बहुत ही गिल्ट भी होता है बहुत बार, और इमोशनली इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो बच्चे होते हैं ना दिव्या जी, वो हाईली इमोशनली क्वेश्चंड बच्चे होते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि उनके दिव्यांग बच्चे जो है वो बहुत ही इमोशनल है, तो खुद को इमोशनल नहीं होना है, खुद को प्रैक्टिकल बनना है, टू बैलेंस द इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ अ थिंग। तो सबसे पहले ये पेरेंट्स को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बिल्कुल इमोशनल नहीं सोचना है, चाहे आप पैसे निवेश कर रहे हो या अपने दिव्यांग बच्चों के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो। बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना है। और दूसरी बात, एक बहुत ही अच्छे एडवाइजर, एक एक्सपर्ट के साथ बैठिए जो आपकी दुविधा समझ पाए, जो आप जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है और जो एक्सपर्ट है। ताकि क्या होगा ना कि बहुत बार हम इमोशनल हो जाते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं ना जब हमारे बच्चों के लिए, चाहे वो दिव्यांग है कि नहीं है, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब बच्चों का डिसीजन आता है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छे मेंटोर, क्रिटिक और बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर या ओवरऑल प्लानर या एक मेंटोर की बहुत जरूर हो जाती है। तो प्लीज उनसे आप एडवाइस ले लीजिए, और वो जो सही बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको आप अप्लाई करिए, क्योंकि फाइनली सबसे बढ़िया डिसीजन एक पेरेंट या एक केयर गिवर ही ले सकता है, लेकिन उनकी एडवाइस लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। और तीसरी चीज, अगर आपको फाइनेंशियली निवेश करना है पैसा, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने NISM के तहत एज एन इन्वेस्टर आपको क्या बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, उसकी एक एग्जाम बनाई है। आपको ये एग्जाम क्लियर करनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो डिसीजंस आप ले रहे हो अपने दिव्यांग बच्चों के लिए, जहां पे आप पैसा निवेश कर रहे हो, क्या वो सही है। तो प्लीज आप ये एग्जाम जरूर क्लियर करिए, आप अपने आप को सक्षम बनाइए, आपकी खुद की कैपेबिलिटी को इतना बढ़ाइए कि आपको आगे जाके कहीं पे भी कोई इमोशनली ना ब्लैकमेल करे, ना आपको इन्फ्लुएंस करे, और आप सही से सही डिसीजन ले पाए अपने बच्चों के लिए। ठीक है मैम। मैम आखिर में एक समअप के तौर पर हमने पूरी चर्चा करी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सबको समझाया कि किस तरीके से एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, किन एसेट क्लासेस में निवेश कर सकते हैं अगर अपने दिव्यांग बच्चे के लिए आपको एक सिक्योर फ्यूचर तैयार करना है। मैम फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि खास बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग में आमतौर पर लोग किस तरीके की गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों से कैसे उन्हें बचना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो गलतियां सबसे ज्यादा यही होती है कि वो लोग एडिक्वेट नहीं करते। ना इंश्योरेंस एडिक्वेट होता है, मेडिक्लेम एडिक्वेट होता है, ना क्रिटिकल इलनेस एडिक्वेट होता है, ना पैसे एडिक्वेट होते हैं। इन्फ्लेशन बीट नहीं करते हैं, वो तो सबसे बड़ी दुविधा है। मीन्स आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आज का 100 रुपया 10 साल के बाद तो 40 रुपया हो जाएगा। और जिस तरह से मेडिकल और एजुकेशन और ये केयर गिवर की जो जितनी भी खर्चे हैं, मैं केयर गिवर तो चलो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन जो केयर टेकर्स होते हैं जिसको हमें पैसा देना पड़ता है उनका ध्यान रखने के लिए, वो कितना महंगा हो रहा है दिन ब दिन। तो प्लीज, कम पैसा होगा तो बहुत दुविधा होगी। तो एडिक्वेट जो वर्ड है ना, कि हमें जितना लगेगा उतना हमारे पास होना ही चाहिए। दूसरा जो है वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी का माध्यम सबसे बढ़िया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हमारे लिए इससे बेहतर कोई है ही नहीं। तो प्लीज जितना हो सके आप इसमें मास्टरी करिए। गिल्ड को निकाल दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मेरे पास पैसे कम है। गिल्ट फ्री जितना आप काम करोगे ना, जितना हैप्पी कॉशन से और समझदारी वाला काम करोगे ना, उसके जो इम्प्लीकेशन है ना, वो बहुत अच्छी तरह से आपको उसके फायदे होंगे। तो गिल्ट निकाल दीजिए, इमोशन निकाल दीजिए, प्रैक्टिकली आपसे जो बनता है उससे हम क्या बेहतरीन कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। एक मेंटर, एक गाइड, एक बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल प्लानर होना चाहिए। आपको विल ड्राफ्ट करना चाहिए और आपको प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजंस है। और आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और आपका एक इकोसिस्टम जो है ना, एक आजू बाजू का जो आपका कवच है, उसको बढ़ाना चाहिए। और मेरे हिसाब से सिबलिंग्स जो है, भाई बहन जो है, उनको एक बहुत अच्छा सिस्टम कैसे वो आगे जाके बढ़ा सकते हैं ये सारी चीजें, उनका एक उनको भी आपको स्किलफुली ट्रेन करना चाहिए। और अपनी वेलनेस का ध्यान रखना जरूरी है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज। आप खुद केयर गिवर्स हो, आप खुद ही अगर कोलैप्स हो जाओगे तो आगे जाके कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूलना नहीं। और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप कुछ भी बोलो। पैसे नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पैसों के बारे में समझ बूझ और पैसा बनाना, बढ़ाना और आगे जाके अपने विकलांग बच्चों के लिए प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करके उनको कभी भी आपके दुनिया छोड़ने के बाद भी एक पैसे के लिए भी तकलीफ ना हो, वो सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाई है वो आपको करना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शकों को ये समझाने के लिए कि वो किस तरीके से बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग अपने बच्चों के लिए, खास करके दिव्यांग बच्चों के लिए कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू दिव्या जी। तो देखिए किस तरीके से आप बेहतर से बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग अपने दिव्यांग बच्चे की कर सकते हैं, ये हमने आज समझा पूरी चर्चा में। सबसे पहले लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को प्राथमिकता देनी है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैसे ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं आपके बच्चे का साथ दे सकती हैं, अपने नाम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करना है ताकि इसका भी फ़ायदा फ्यूचर में आपके बच्चे को मिलेगा। चाइल्ड के लिए सेपरेट सेविंग्स अकाउंट बनाएं या फिर ट्रस्ट बनाएं, ये भी आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करता है। इसके अलावा एस्टेट प्लानिंग ज़रूरी है ताकि भविष्य में विवाद ना हो। आपकी जो भी संपत्ति है उसकी अच्छी तरीके से प्लानिंग करके चलें। सरकारी स्कीम्स और टैक्स बेनिफिट्स का भी पूरा उपयोग करें, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद प्रेजेंट में और फ्यूचर में दोनों में हो सकता है। बच्चे की जो गार्जियनशिप है उसकी लीगल तैयारी समय रहते हुए कर लें ताकि आगे जाके कोई भी विवाद ना हो। इसके अलावा एसआईपी और डेट इंस्ट्रूमेंट से रेगुलर कॉर्पस बनाएं, जैसा कि आज बात हुई, चाहे 500 रुपये से निवेश करें लेकिन एसआईपी में निवेश जल्दी से जल्द शुरू करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से जो है मजबूत प्लानिंग आप कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छी सलाह देते हैं। इसके अलावा देखिए दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए सबसे ज़रूरी है समय रहते सही प्लानिंग करना। आज हमने यही समझा, इंश्योरेंस, एसआईपी, लॉन्ग टर्म इनकम विकल्पों का संतुलित इस्तेमाल बच्चों के भविष्य की गारंटी बन सकता है। दिव्यांग बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सिर्फ प्यार और देखभाल ही काफ़ी नहीं है, पैसा बहुत ज़रूरी है। तो मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें। परिवारों की जिम्मेदारी है, महिलाओं के सशक्तिकरण से और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं,
जो कि हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चलिए, इसके अलावा कैसा लगा आपको शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा किसी और मुद्दे पर अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके जो भी सवाल हैं आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।